नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में एसएसटी के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपर प्राइमरी में आता है। 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सीटेट में फेल हो जाते हैं। मीन्स 8% रिजल्ट आता है, 8%, 10%, 12% रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट आ ही नहीं पाता है। मीन्स लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तभी तो ऐसा होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा और आपका नंबर अच्छे से गेन होगा। मीन्स 90+ नंबर आएगा। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक एक राजनीतिक जीवन मीन्स क्या, सिविक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिविक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? संविधान से। इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत सारे वीडियो को बहुत सारे कंटेंट को मैंने डिस्कस कर लिया था। तो हम यहाँ से संविधान से शुरुआत करेंगे, और उस वीडियो को देखना होगा तो जाकर प्रभाकर एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के। ओके दोस्तों, तो क्या है संविधान? हमारा संविधान सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। क्या? एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोग थे, जो भारत के हर प्रांत से आए हुए थे। और कुछ लोग जिनके नाम थे क्या, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, और आगे क्या है, एवी कामत, एचवी कामत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। क्या? जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कहाँ से थे? बिहार के रहने वाले। ठीक है। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी, जिसमें संविधान लिखने का काम किया गया। क्या? संविधान लिखने का काम किया गया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। क्या? 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया, तो अब उसके बाद हमारे सरकार चुनी गई, शासन शुरू हो गया। ठीक है। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या? राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की थी। क्या? अलग से निर्वाचन की। अगर मान लीजिए कोई भी देश में अलग से निर्वाचन मांग की जाती है तो वो अलग से देश उसमें बन जाएगा। इसलिए ये अंबेडकर जी और गांधी जी से बहुत खफा थे। मिलकर के उन लोगों ने आपस में क्या किया कि जो संविधान निर्वाचन की मांग किए थे उसको मना कर दिया। ठीक है। जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित किए गए। इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए, रिजर्वेशन कर दिए गए। ठीक है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संविधान, जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। कितना? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। और भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। इलेक्शन होता है यहाँ पे, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? कि पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। क्या? पूरा विश्व जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। और भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्या? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मौलिक अधिकार क्या होता है?
फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसका मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में 6 अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्या पहला क्या है, समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, स्त्री पुरुष, विशेष जाति या किसी भी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। ये समानता का अधिकार है। और भी कुछ पॉइंट क्या है इसमें कि इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है और छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि अस्पृश्यता का रूप है। ठीक है, सेना अथवा विद्या संबंधी जो उपाधि है उसको भी खत्म किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। समिति या यूनियन बना करके अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्वतंत्रता है। कहीं भी जाने आने, रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है। अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार करने की स्वतंत्रता है। दो सिद्धि से संरक्षण जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शिक्षा का अधिकार। क्या शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। क्या एक अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य। क्या सरकार का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना कर्तव्य है। ठीक है, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTI 2009 पारित किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तय नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है और बधुआ मजदूरों पर रोक क्योंकि इस प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है उसका हनन होता है। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको करने की जो स्वतंत्रता है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित कर रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। क्या इन सबको भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पर रोक, देश में बाहरी आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है और आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति में नागरिक के कुछ मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। मूल अधिकार जो होते हैं कुछ उसको स्थगित कर दिए जाते हैं। अब सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी।
फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में संविधान में जोड़ा गया, अमेंडमेंट करके हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो गई है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गई है? 11 हो गई है। केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था। संविधान में विषयों की सूचियां, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है। केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची सिलेक्ट स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्रीय सूची, इस सूची के विषयों पर विधि बनाना का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्या? इस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार। ये सब क्या है? केंद्रीय सूची में आते हैं। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। राज्य सूची में, इस सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची, इस सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसले ले सकते हैं। दोनों केंद्र और राज्य सरकारें फैसले ले सकती हैं। सरकार के अंग, कौन कौन से सरकार के अंग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? व्यवस्थापिका, जो व्यवस्थापिका है तो केंद्र में क्या? संसद होती है और राज्य में विधानमंडल होता है। कार्य इन सबों का क्या है? दोनों का कानून बनाने का काम है। कार्यपालिका क्या करती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र में होती है और राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। कार्य इसका क्या है? कानून लागू करना, कानून को लागू, जो कानून बनाया गया उसको लागू करना। न्यायपालिका का काम क्या है? केंद्र में उच्चतम न्यायालय है और राज्य में उच्च न्यायालय है। कार्य क्या है? कानून का पालन कराना। कार्य क्या है? कानून का पालन कराना। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसद, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक करके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, उसके साथ साथ उसको रिवाइज करते रहिएगा बार बार, जिससे कि आपका नंबर सीटेड में अच्छा गेन हो। संघ, केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। किससे? भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। आइए लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकसभा के बारे में, क्या लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर के लोकसभा में आते हैं और लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1952 से लेकर के 2020 के बीच, 1952 से लेकर के 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। क्या? सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 543 है। इन्हीं 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। इन्हीं 543 सीटों पर क्या लोकसभा के चुनाव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? योग्यताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, वह मतदाता सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु होना चाहिए, किसी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा सदस्य 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति पहले भी इसको भंग कर सकता है। अधिवेशन, लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा होती क्या है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्यों
की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितना हो सकती है? 250 अधिक से अधिक हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चूंकि इसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अब सदस्यों का कार्यकाल क्या है कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन करके आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या? इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता है तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। क्या? उपसभापति कार्य करता है। अधिवेशन बैठक क्या होता है उसके बारे में। राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कानून निर्माण की प्रक्रिया। कैसे कानून का निर्माण किया जाता है? जिस विषय पर कानून बनाना होता है उस पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून में बदलता है। जो विधेयक होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस। साधारण विधेयक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस। साधारण विधेयक देखिए दोस्तों, साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? 3 वाचन कहते हैं। मीन्स अब धन विधेयक के बारे में डिस्कस करते हैं। धन विधेयक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान, ऑफिशियल प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल तक और काम कर सकते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने त्याग पद देने पर पद रिक्त हो सकता है। पहले भी 5 साल से पहले भी रिक्त हो सकता है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट से भी इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं? योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नियुक्ति के संबंधी शक्तियां क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसका करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का भी बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या? निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है
और दंड को कुछ समय के लिए स्थगित या परिवर्तित भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कर देगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। क्या? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और वित्तीय संकट के समय भी वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके स्थान का कार्य करते हैं। उनका कार्य जो राष्ट्रपति का कार्य होता है उस समय उपराष्ट्रपति काम करते हैं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। क्या? राष्ट्रपति को दे सकता है, अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री को की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। जितने भी मंत्री हैं उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। क्या? मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करे तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है। अब न्यायालय के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? न्यायालय जो हमारी है, जो जुडिशरी सिस्टम, उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय, यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। मीन्स जो उच्च है तो उच्च के जितने भी निर्णय आएंगे नीचे वाले सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अंतिम न्यायालय है। क्या? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अपील अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। दोस्तों ये पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट था, इसमें दिया गया था कि ऊपर वाले न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का सभी लोग न्यायालयों का पालन करेंगे। ऐसे ही क्या आया, बीटीसी और बीएड में जो विवाद था तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही दिया गया था, तो इसलिए सभी न्यायालयों को वो मानना पड़ेगा। बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कस करते हैं। क्या? कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक रद्द कर सकता है। असंवैधानिक घोषित करके उसको रद्द कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं, इसके बारे में। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून की विशेष ज्ञाता हो। क्या? भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। कार्यकाल इनका क्या होता है? प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। क्या? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। और कार्यकाल क्या होता है? प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। क्या? अपने पद पे कार्य कर सकते हैं। कार्य क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना और अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। अब जिला न्यायालय के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के
उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोक अदालत के बारे में डिस्कस करते हैं। लोक अदालत होता क्या है उसके बारे में डिस्कस। लोक अदालत क्या है? वे विषय और क्षेत्र जिनमें लोक अदालतें विवाद सुलझाती है। कौन कौन विषय हैं? देखिए गहन ध्यान से। क्या? वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमे, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली, गृह कर, गृह ऋण, उद्योगों और बैंकों के संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह, पारिवारिक मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। इन सारे मुकदमे का जो सुलझाना होता है विवादों को, वो लोक अदालत करती है। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या? सब अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। फौजदारी मामले, ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। क्या है? ये सब फौजदारी मामले हैं। दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं? जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच, मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ है। क्या? विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस पीएन भगवती को जाता है। किसको? जस्टिस पीएन भगवती को जाता है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की थी। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। क्या? कि हम लोग की जो जुडिशरी सिस्टम है स्वतंत्र है, फ्री है। ठीक है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उसके अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा जाता है। क्या कहता है? विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। क्या? द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। इसमें 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा और 8 शिक्षकों द्वारा और 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या? 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। क्या? उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। आइए डिस्कस करते हैं गठबंधन के बारे में। जैसे इस समय गठबंधन की सरकार बनी है तो गठबंधन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। क्या? तात्कालिक गठजोड़ से सरकार बनती है। गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। गठजोड़ के लिए किया गया है। केंद्रीय सचिवालय, क्या? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजी के मनमानेपन, क्या? रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। क्या? रॉलेट एक्ट के द्वारा वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रीय नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। क्या? सख्त खिलाफ थे कि कोई भी चीज आप बताएंगे नहीं उसी तरह जेल में डाल देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून
का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। क्या पंजाब में जो इस कानून को रॉलेट एक्ट को लाया गया, इसका बहुत ही मात्रा में विरोध किया गया। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं को गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उनके बाहर निकलने के रास्ते पर उनके बाहर निकलने के रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के में कई सौ लोग मारे गए थे। क्या बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, असंख्य जख्मी हुए और मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे, महिलाएं और आदमी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो भारत देश की जनता थी और उग्र हो गई। ठीक है, मतलब कि जनरल डायर जो मारा था उसको मारने के लिए और लोगों ने भी जा करके मारने की कोशिश की, बट उसको कोई किसी नेता ने मारा। ठीक है, क्या है अंग्रेजी शासन के मनमानेपन, क्या 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था कि इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। क्या इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी और इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। घरेलू हिंसा कानून 2005 घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा को ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा बन जाएंगी, मानी जाएंगी, जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। किस किस भागों में बांटा जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। विवादों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दोष राज्य सरकारों व केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशली रिव्यू। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान जो है उसका व्याख्या करना कि कोई भी रूल सही है कि नहीं सही है तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा रिव्यू करके ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कानून की रक्षा। क्या कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। क्या इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्या 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। दोस्तों चंडीगढ़ को किसने बसाया था? तो ली कार्जूबियर ने बसाया था। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्ट असम स्टेट जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश अमरावती, क्या आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए उच्च न्यायालयों की राज्यों के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी हैं, बेंच भी हैं, उनकी कुछ खंडपीठ भी हैं। अधीनस्थ अदालतें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय भी बोला जाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी बुलाया जाता है। फौजदारी कानून, क्या क्रिमिनल लॉ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना, ये सब फौजदारी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रमुख सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी
किया जा सकता है। दीवानी कानून सिविल लॉ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिविल लॉ इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों से के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। किसे अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। मकान मालिक या किराएदार दोनों में से कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। क्या अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद होता है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुका दे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या जनहित याचिका क्या होती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अब हसियाकरण समुदाय क्या था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मार्जिनाइजेशन कम्युनिटी क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% है। उन्हें हसियाई समुदाय माना जाता है। क्या माना जाता है। हसियाई समुदाय माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। क्या बहुत पिछड़े हुए हैं हर एक डेवलपमेंट में। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट में इस समुदाय को हसियाकरण का विस्तार विशेष अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समिति की रिपोर्ट से पता चलता है। क्या समिति की जो रिपोर्ट थी उससे पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हसियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे और अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के इसी सामाजिक हसियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से ही रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं और जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। क्या लगा है। घेटोआइजेशन होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को भी जन्म देता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है। क्या सच्चर समिति की रिपोर्ट। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में ही भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कबीर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कबीर थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर वीवर। कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। क्या भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। क्या रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है और कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है कि जो अपनी धार्मिक और जाति पहचान के लिए लोगों को साँचे में कैद करते। किसमें। साँचे में कैद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्य की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं और उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। क्या श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिरोध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। कितना दिया है? 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय की मौत मुंह में चले जाते हैं। क्या भारतीयों मौत के मुंह में चले जाते हैं? उनमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के भी बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है हमेशा से काफ़ी असमानता रही है और भारत की स्कूली शिक्षा में भी हमेशा असमानता रही है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। क्या होता है? मुख्य जरिया होता है। पानी की आपूर्ति, क्या? वाटर सप्लाईज, पानी की आपूर्ति ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। क्या? दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुओं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर टंकियाँ स्थित होती हैं जहाँ से पानी मिलता है। इनमें ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है और शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति और ज़्यादा भी अभाव में। क्या? सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। किसमें? शहरी इलाकों में। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर होती है और शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है कि लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ आलिशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर मीन्स 80 बाल्टी तक पानी मिल सकता है, जो होटल में रह रहे हैं, आलिशान घरों में रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वलिटी है। पानी की कमी के कारण बोलिविया आदि देशों में 2 दंगे भी फैल गए थे और जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन करके दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है, वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। क्या कहता है? अनुबंधित कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यूनतम मेहनताना कानून, मिनिमम वेजेस लॉ, इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी की भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए और शोषण से मुक्ति अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरों के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी पर कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम चाइल्ड लेबर प्रतिषेध अधिनियम 1986 में यह संशोधन अमेंडमेंट किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के बच्चे जोखिमकारी जो व्यवसाय हैं और प्रक्रियाओं में नियोजन करने में प्रतिबंध उनको लगा दिया। 6 से 14 वर्ष के जो साल के बच्चे हैं उनको ये सब काम करने में रोक लगा दिया गया है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब यह एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर
प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। 1978 में क्या 1978 में मिल्क उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश करना चाहिए। क्या भोपाल की जो संयंत्र है जहाँ पे मेथाइल आइसोसाइनाइड का उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ पे निवेश करना चाहिए ताकि सबको रोजगार मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी साइंस पे बनाई जाएगी, जो अपर प्राइमरी के लिए रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, उसके साथ साथ और भी लोगों को शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों नमस्कार।